जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है 1 दिसंबर और बार है मंगलवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और तमाम खबरें। भरतपुर संभाग में क्या कुछ घटित हुआ, क्या कुछ ऐसी खबरें थी जो सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं। कल अनछुए पहलू आप लोगों ने मिस किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कल मैं कहीं बिजी था और आपको अनछुए पहलू नहीं दिखा पाया और तमाम अपडेट जो हैं वो नहीं दे पाया। लेकिन चलिए, कल का और आज का जितना भी विश्लेषण है वो आपको ज़रूर मैं बताऊंगा। और सबसे बड़ा विश्लेषण तो इन दिनों जो चल रहा है वो चल रहा है निकाय चुनावों को लेकर के, नगर परिषद चुनावों को लेकर के क्या कुछ हलचल है। और राजनीति जो है वो पूरे पान पर है, पूरे शबाब पर है। किसको चुनना है, किसको करना है दरकिनार, इसको लेकर के दोनों ही पार्टियों में इस समय बहुत ऊहापोह की स्थिति चल रही है। चलिए, दिन भर की जो तमाम अपडेट है मैं पहले आपको वो बता देता हूं कि इस भरतपुर संभाग में क्या कुछ घटित हुआ आज। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरों से। राज्य पर क्या कुछ घटित हुआ और राज्य में क्या कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता और राजसमंद की विधायक किरण माहेश्वरी जी का कल निधन हो गया था। आज उनको जो है उनका दाह संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे ने उनको मुखाग्नि दी और भाजपा मुख्यालय पर भी जितने भी बड़े नेता हैं भाजपा के, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, किरण जी की अगर बारे में बात की जाए तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे 2 बार मिला हूँ। गंगापुर सिटी भी उनका आगमन हुआ था और बहुत ही हंसमुख मिजाज था। और कुल मिलाकर के ये है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग का एक ऐसा बड़ा चेहरा था जो बहुत रसूख रखता था। और उनका असामयिक ये निधन होना बहुत बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और कोरोना न सिर्फ किरण जी को बल्कि उन जैसे बहुत सारे कद्दावर नेता हैं जिनको निगल गया, जिनको उन्होंने काल का ग्रास बना लिया। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि किरण मैम आप बहुत याद आएंगी और भारतीय जनता पार्टी में आपका जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। आपने न सिर्फ विधायक रहते हुए बल्कि मंत्री रहते हुए भी जितने अविस्मरणीय फैसले लिए वो लोगों को हमेशा याद रखे जाएंगे। और जिन पदों पर आपने काम किया वो भी यकीनन कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे थे और लोग बरसों तक उनको याद रखेंगे। लेकिन समय का जो पहिया है वो ऐसा घूमा साहब कि उन्होंने कहीं ना कहीं उनको काल कलवित कर लिया। तो हमारी ओर से भी और जी न्यूज़ पोर्टल की पूरी टीम की ओर से भी उनको बहुत बहुत शत नमन और श्रद्धांजलि। राज्य की बड़ी खबर और है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो अभी कुछ समय पहले हुई थी उसका रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाला है। और 1 लाख कॉपियाँ रोजाना उत्तर पुस्तिकाएं जो हैं वो जांची जा रही हैं और बहुत बड़े RAS अधिकारी जो हैं वो इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो ADG हैं गोविंद गुप्ता जी, वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये है कि जो पद हैं वो अब तक की सबसे ऐतिहासिक परीक्षा रही थी राजस्थान के लेवल पर, और पद बहुत कम है साहब। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि जल्दी से जल्दी बेरोज़गारों में कुछ कमी ज़रूर आएगी और भर्ती परीक्षा जो है उसका रिजल्ट बहुत जल्दी जारी होने वाला है। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। देखिए, भरतपुर में इन दिनों SP लगे हुए हैं डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर। पहले करौली भी उन्होंने पदभार संभाला था और यहाँ अच्छा काम किया था। कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद उन्होंने अपने आप को होम आइसोलेट किया, नेगेटिव होकर के वापस अपने काम पर लौटे। लेकिन भरतपुर संभाग से अपराध को लेकर के बड़ी खबरें लगातार आती रहती हैं। यानी कुल मिलाकर के यह है कि भरतपुर संभाग में अपराधियों के हौसले इन दिनों बुलंद हैं। लगातार दिन दहाड़े लूट की जो घटनाएं हैं वो भरतपुर संभाग से हमारे पास आती रहती हैं। और भरतपुर संभाग की क्या कुछ खबरें, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। भरतपुर जिले से कामा नहर में अनियंत्रित होकर एक टेम्पू के पलटने से आधा दर्जन सवारियां जो हैं वो आज घायल हुई हैं और 2 की स्थिति बड़ी गंभीर थी जिनको भरतपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है, मामला उन्होंने दर्ज कर लिया है, जांच कर रही हैं। और कामा बरसाना मार्ग की ये घटना है। डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर के लिए भी ये बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा एक और खबर आई है कामा से ही कि दिन दहाड़े एक लूट का मामला सामने आया है। सरकारी मेडिकल ऑफिसर थे, दवाई सप्लाई करने वाले थे, कनपटी पर बंदूक रख करके, कट्टा रख करके, और उनके साथ 1.5 लाख रुपए से अधिक की लूट का मामला भी सामने आया है भरतपुर से। मामला दरअसल ये था साहब कि कामा में दिन दहाड़े बाइक सवारों ने हथियारों के बल पर कामा से भरतपुर लौट रहे
दवाई सप्लायरों के साथ लूटपाट की इस घटना को अंजाम दिया। कनपटी पर कट्टा रख करके और 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की इस लूट को इन्होंने अंजाम दिया। कामा डीग मार्ग की ये घटना है। राधा स्वामी सत्संग भवन जो है उसके पास इस घटना को अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर के ये है कि भरतपुर में लगातार लूटपाट की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और एसपी के लिए बड़ी चुनौतियां हैं कि आखिर इन घटनाओं को कैसे रोका जाए, क्योंकि पुलिस का जो इकबाल है ना साहब, वो और जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं लोगों से उठता जा रहा है, लेकिन गंगापुर पुलिस का इकबाल जो है वो बुलंद होता जा रहा है। इस खबर पर मैं आपको ज़रूर आगे की अपडेट दूंगा, लेकिन अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से क्या कुछ खबरें हैं और क्या कुछ क्राइम की और बड़ी खबरें हैं, चलिए उनकी तरफ हम नज़र दौड़ाते हैं। धौलपुर से तो बाड़ी नगर पालिका में 4 वार्डों में आज निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए गए हैं। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है साहब, चाहे आप बाड़ी की बात कर लो, धौलपुर की बात कर लो, बयाना की बात कर लो, और कल मैंने भरतपुर के बारे में भी बताया था आपको, कल नहीं परसों, और बताया ये था कि दोनों ही जो राजनीतिक दल हैं उनमें कोई टिकट मांगने वाला है ही नहीं। ना लोग भाजपा से टिकट लेना चाहते हैं, ना कांग्रेस से टिकट लेना चाहते हैं। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के पास में 65 वार्डों के टिकट सुरक्षित रखे हुए हैं, किसी को दिया ही नहीं है। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है साहब कि लोगों का भरोसा पार्टियों से उठता जा रहा है। लोग व्यक्तियों पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बजाय टिकटों के, क्योंकि पार्टियां अपना राजनीतिक हित साधने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को टिकट दे रही हैं जो शायद डिजर्व नहीं करते। लेकिन लोग समझदार हैं, जागरूक हैं, और वो ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं जो उनके वार्ड के लिए, उनके शहर के लिए, उनके क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। धौलपुर की बात कर लें, अपन बाड़ी की बात कर लें या भरतपुर की बात कर लें, वहाँ से जो जितनी भी हमारे पास में खबरें आई हैं निकाय चुनावों को लेकर के, वो यही आ रही हैं कि वहाँ कोई पार्टियों का टिकट लेना ही नहीं चाहता। तो ये बड़ी खबर है। निर्विरोध चुने गए हैं 4 पार्षद। अगली खबर, एक परिवार में शादी की खुशियाँ मातम में बदल गई। ये धौलपुर से खबर आई है कि अपनी मौसी की लड़की जो थी उसकी शादी में एक बंदा शामिल हुआ था। उसे विदा करा करके जब वो लौट रहा था तो जेसीबी से सड़क दुर्घटना में उसकी टक्कर हुई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कुल मिलाकर के ये है कि परिवार में शादी की जो खुशियां थी वो मातम में तब्दील हो गई। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। क्या कुछ खबरें हैं? तो ये जो घटना थी ये घटित हुई है NH11B पर जोरगढ़ी के समीप के पास की ये घटना थी धौलपुर से। धौलपुर में इन दिनों एक वायरल वीडियो बड़ा तेजी से चल रहा है साहब कि कुछ बदमाश मिलकर के एक व्यक्ति को डंडों से पिटाई कर रहे हैं और डंडों से पीट करके उसका पैर तोड़ दिया। हालांकि जांच करने पर यह पता चला है कि ये घटना 8 महीने पुरानी है और ये वीडियो जो है वो 8 महीने पुराना है, लेकिन पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए जो वीडियो में नजर आ रहे हैं अपराधी, उनमें से कुछ को तो गिरफ्तार कर लिया है, कुछ अभी भी फरार हैं। और ये बताया जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं लगातार धौलपुर क्षेत्र में भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत पूरे रंग में नज़र आ रहे हैं। चाहे डकैतों के खिलाफ कार्रवाई करने का मामला हो या और कोई कार्रवाई हो, वो लगातार एक्शन में नज़र आ रहे हैं और लगातार इस तरह के अपराधों को रोकने में लगातार सक्रिय हैं। तो इसी तरह की कुछ कार्रवाइयाँ हैं। और वायरल वीडियो की अगर बात की जाए ना साहब, तो गंगापुर सिटी में भी बहुत सारे ऐसे वायरल वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत चले हैं। किसी को मारना, पीटना, बंदूक के दम पर लोगों को डराना, धमकाना, ये आम बात हो गई है। और गंगापुर पुलिस अब कहीं ना कहीं पूरी मुस्तैदी में नज़र आ रही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इन लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। चलिए, करौली से आज हमारे पास में कोई बड़ी खबर नहीं थी। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। नवनियुक्त जिला कलेक्टर महोदय ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है। राजेश जी, यस, जो नव नियुक्त जिला कलेक्टर हमारे राजेंद्र किशन जी, उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। दोपहर बाद उन्होंने अपने ऑफिस में पहुंचे, अधिकारियों की मीटिंग ली, कोरोना को लेकर के अपडेट मालूम करी,
दूसरी बात है, जितनी योजनाएं सवाई माधोपुर जिले में चल रही हैं उनको लेकर के अधिकारियों से समीक्षा की कि आखिर क्या कुछ कोरोना का मामला है, जन आधार कार्ड की क्या योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, वन नेशन वन राशन, इसको लेकर के क्या प्रोग्रेस है ज़िले में, इसको लेकर के उन्होंने अधिकारियों की बैठक भी ली, जानकारी भी ली और उम्मीद ये करते हैं कि नए ज़िला कलेक्टर जल्द से जल्द फॉर्म में आएंगे। और क्योंकि नगर परिषद के जो चुनाव है ना, वो भी बड़ी चुनौती है। 60 वार्ड सवाई माधोपुर में है, 60 वार्ड ही गंगापुर सिटी में है। इन चुनावों को निष्पक्ष तरीके से, सुरक्षित तरीके से संपादित करवाना ये भी बड़ी चुनौती होगी जिला प्रशासन के लिए। तो हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन को। करौली के मूलतः रहने वाले हैं और कलेक्टर के रूप में इनका ये पहला कार्यकाल है। यस, तो उम्मीद करते हैं अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे और सवाई माधोपुर जिले में कहीं ना कहीं योजनाओं की क्रियान्विति को लेकर के सजग रहेंगे। सवाई माधोपुर जिले से अगली खबर, चुनावी रंगत अब सवाई माधोपुर में भी नजर आने लगी है। चाहे चौराहों पर बात कर लें या चाय की दुकानों पर बात कर लें, नुक्कड़ों पर बात कर लें या कर लें बात गलियारों में, कुल मिलाकर के ये है कि सत्ता को लेकर के और नगर परिषद के चुनावों को लेकर के अब चुनावी चर्चाएं जो हैं वो पूरे शबाब पर हैं। किसको इस शहर का मुस्तकबिल बनाना है, सवाई माधोपुर की जनता इसको लेकर के चिंतित भी है और जागरूक भी है कि किसको अपनी सत्ता की चाबी जो है वो सौंपनी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के खबरें वहाँ से लगातार आती रहती हैं और चुनावी चौसर जो है वो बिछ चुकी है। 3 दिसंबर तक नाम वापसी की डेट है। जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा है और अब उनका ऐसा इरादा है कि साहब मुझे चुनाव नहीं लड़ना, तो वो 3 दिसंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। 4 दिसंबर को जितने भी प्रत्याशी हैं राजनीतिक दलों को छोड़ करके, जितने भी प्रत्याशी हैं उनको चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे कि आपको किस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना है और जनता से वोट मांगने हैं। मान मनुहार जो हैं वो लगातार चल रही हैं, यानी निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनको बैठाने का प्रयास किया जा रहा है और ज़रूरी भी है ताकि गणित ना बिगड़े। लेकिन कुल मिलाकर के ये हमारा जो सर्वे है गंगापुर सिटी का, वो तो ये कह रहा है साहब कि दोनों ही राजनीतिक दल जो हैं वो उनको अब विरोध में या विपक्ष में बैठना पड़ेगा और अब चेयरमैन जो है वो निर्दलीय ही भविष्य तय करेंगे। ये तो गंगापुर सिटी का आंकड़ा है साहब। लगातार हम फील्ड में घूमते हैं और हर वार्ड की हम खबर ले रहे हैं और हर वार्ड से यही खबर निकल कर के सामने आ रही है कि इस बार जो गंगापुर सिटी है वो कुछ और ही इरादे रखती है, क्योंकि 2 साल से 3 साल से जो गंगापुर सिटी शहर ने भोगा है वो अब आगे नहीं भोगना चाहते हम। चाहे सड़कों का मामला हो, पानी का मामला हो, रोड लाइट का मामला हो, अब बहुत पक गए साहब। अब तो ऐसा व्यक्ति हमको चाहिए जो इस शहर की दुर्दशा को सुधार सके। चलिए, और एक और खबर है, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मेरिट कम मीन्स और पोस्ट मेरिट छात्रवृत्ति जो है उनके आवेदन भरने की तिथि जो है उसको 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। यानी अल्पसंख्यक जो छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, वो अप्लाई करें जल्द से जल्द और अपने फॉर्म, ताकि उनको वो छात्रवृत्ति का जो लाभ है वो मिल सके। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। हमारे शहर से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, लेकिन हमारे शहर की बड़ी खबरें बताने से पहले मैं आज आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा और वो है हमारी चुनावी चर्चा। देखिए, अगर गंगापुर सिटी की बात की जाए तो गंगापुर सिटी में नगर परिषद के 60 वार्डों के लिए सभी प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से पूरा जी जोर लगा रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने 60 प्रत्याशी घोषित कर दिए, भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। लेकिन बड़ी अफसोस की बात यह है साहब, मैंने खुद ने ये जाकर के देखा है कि कुछ वार्डों में तो स्थिति ये है कि टिकट मिलने के बाद भी प्रत्याशी का चेहरा लटका हुआ है, उदास है, और कहीं ना कहीं वो दबे मन से ये कह रहा है कि साहब ये टिकट ना मिलता ना तो मैं ज़्यादा बेहतर था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए साहब कि अगर आप फील्ड में काम करोगे तो जनता आपको पसंद करेगी, और अगर आप फील्ड में काम नहीं करोगे तो जनता आपको नकार देगी। आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे बड़ा टिकट जो देती है ना वो जनता देती है। जनता के वादों पर, जनता के इरादों पर, जनता की अपेक्षा पर खरा उतरना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने कुछ नहीं किया और जाकर के, सीधी सी बात है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपको एक चीज़ बड़ा कटु सत्य, कड़वा सच है।
जितने भी लोग वार्ड प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जो वार्ड मेंबर बनना चाहते हैं, आप जितने भी वार्ड के लोग हैं, गंगापुर सिटी के जितने भी बाशिंदे हैं, मेरा उनसे इतना ज़रूर निवेदन है कि अपने वार्ड मेंबर से एक सवाल ज़रूर पूछिए कि आप में ऐसा क्या है कि मैं आपको वोट दूं, मैं क्यों चुनूं आपको, आपकी क्या ऐसी अपेक्षा है। अब मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर वार्ड प्रत्याशी एक ही बात कहेंगे, मैं समाज सेवा करना चाहता हूं, मैं शहर की सेवा करना चाहता हूं। तो शहर की सेवा करने के लिए क्या वार्ड प्रत्याशी होना ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं साहब। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुबेर का खजाना समझ रखा है नगर परिषद गंगापुर सिटी को। 35 लाख मुझे मिलेंगे, 40 लाख मुझे मिलेंगे और मेरे घर की जो स्थिति है ना वो सुधर जाएगी। अगर इस इरादे से कोई वार्ड मेंबर आपके यहाँ चुनाव लड़ रहा है तो मेरा ये कहना है कि बिल्कुल उसे वोट मत दीजिए, सिरे से खारिज कर दीजिए। जिस व्यक्ति की नीयत अच्छी है उसी व्यक्ति की नीतियां अच्छी हो सकती है, और जिसकी नीयत अच्छी नहीं है उसकी नीतियां भी अच्छी नहीं हो सकती। इस शहर का मुस्तकबिल अगर आपको चुनना है तो यही आखिरी मौका है। बाकी आप जानो, आपका काम जाने, मीडिया अपना काम करता रहेगा। और आज ऐसे एक व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं जिनसे व्यक्तिगत रूप से मैं जुड़ा हुआ हूं, जिनके कामों को मैंने लगातार देखा है और जिन्होंने समय समय पर गंगापुर की आवाज़ को उठाया है, ना सिर्फ आंदोलनों के ज़रिए बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने खिलाफ में भी की हैं जो शायद नगर परिषद को या प्रशासन को गवारा नहीं थी। लेकिन उन्होंने गंगापुर की आवाज़ को उठाया, गंगापुर के हर व्यक्ति की आवाज़ को उठाया और काम करके दिखाया। लेकिन जब उनकी बारी आई तो शायद राजनीतिक दलों ने उनको दरकिनार कर दिया और टिकट नहीं दिया। आपको एक बात और मैं बता दूं, अगर इस बार गंगापुर सिटी में निर्दलीय वार्ड बनता है, बोर्ड बनता है, तो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन्होंने चलाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है कि जो लोग डिज़र्व करते थे उनको आपने टिकट नहीं दिया, और किस एंगल से आपने टिकट दिया ये जनता आपको 11 दिसंबर को दिखा देगी। चलिए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ आज ऐसे ही दो लोगों से जो अपनी अपनी पार्टियों से पूरे समर्पण के साथ में जुड़े रहे, जिन्होंने लोगों के लिए काम करा, जो जनता के बीच में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के चलते और अपने भविष्य को देखते हुए उनको दरकिनार कर दिया। एक तो हैं वार्ड नंबर 12 से राजेश जैमिनी जी, और एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने टिकट तो मांगा था मगर उन्हें टिकट मिला नहीं, पर वो अपनी पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहे। तो सर मैं आपका दोनों का इस्तेमाल करना चाहूँगा। राजेश जी आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए। राजेश सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर, और मुकेश सर आप भी आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। ओके सर। अच्छा मुझे ये बताइए, वही सवाल जो जनता को पूछना चाहिए अपने वार्ड मेंबर से, आप वार्ड मेंबर बनना क्यों चाहते हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल है आपका। गंगापुर में 60 वार्डों में इस समय इलेक्शन होने जा रहे हैं 11 दिसंबर को, और हर वार्ड प्रत्याशी, वार्ड पार्षद का जो प्रत्याशी है वो मेरे हिसाब से एक एजेंडे पे इलेक्शन लड़ रहा है। और प्रत्याशियों की बात मैं नहीं कर सकता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। वार्ड नंबर 12 से मेरी धर्मपत्नी सुनीता शर्मा चुनावी मैदान में है, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उसने पर्चा दाखिल किया है। उससे पूर्व अभी तक निवर्तमान पार्षद हूँ मैं। वार्ड नंबर पहले हमारा 3 था तो वो वार्ड नंबर 2 वार्डों में डिवाइड हो गया, परिसीमन के बाद में 12 और 13 नंबर वार्डों में वो डिवाइड हो गया। मेरा घर 12 नंबर वार्ड में, स्थानीय नंबर वार्ड के हम स्थानीय निवासी हैं। जब मैं वार्ड पार्षद बना तो नगर परिषद में प्रवेश एक वार्ड पार्षद के रूप में जब मैंने किया तो नगर परिषद में मैंने देखा तो बहुत सारी एक काम करने के तरीके को जाना, समझा, और जब मैंने जाना तो मैंने देखा कि यहाँ शायद एक पार्षद का बिना संगठन के या बिना प्रशासन पे दबाव बनाए हुए हम कोई काम को करने के लिए काबिल नहीं हैं। मैंने अपने हिसाब से प्रयास किए, मेरे विचारधारा के जो लोग थे उनका एक संगठन तैयार किया, और मैंने गंगापुर
के लोग इस बात के गवाह हैं और मेरे पास उन सारे आंदोलनों के प्रमाण हैं। एक पार्षद के रूप में मैंने न सिर्फ अपने वार्ड के लिए वरन आम गंगापुर की जनता के लिए और आम समस्याओं के लिए मैंने समय समय पर बहुत सारे आंदोलन किए हैं। मैं उन आंदोलनों का विवरण यदि देने लगूँगा तो शायद समय आपका ज़्यादा ख़राब होगा। मुख्य जो आंदोलन मैंने किए वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। चूँकि मैं एक वार्ड का पार्षद था तो सर्वप्रथम मैं अपने वार्ड की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वार्ड की जनता को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। अच्छा, एक चीज़ और मैं राजेश सर पूछना चाहूँगा, जब आपने पिछली बार वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा तो किस एजेंडे को लेकर के लड़ा कि मेरे वार्ड में ये कमियां थी और वो आपने दिमाग में रखी? उनमें से कितनी चीज़ों को आपने पूरा करवाया? क्योंकि आप एक वकील भी हैं, आप एक एडवोकेट हैं, कानून को भी समझते हैं, अधिकारों को भी समझते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक वार्ड पार्षद के जो अधिकार हैं उनको लोग समझते ही नहीं हैं कि मेरे अधिकार हैं क्या और मुझे क्या करना चाहिए एक वार्ड के नुमाइंदे के तौर पर? जब मैं वार्ड नंबर 3 का पार्षद बना तो हमारे वार्ड में जो प्रमुख रूप से समस्या थी वो ये थी कि हेड पोस्ट ऑफिस हमारे वार्ड में आता है। जो एरिया वाइज जो परिसीमन था वो हेड पोस्ट ऑफिस से लेके घास मंडी का चौक। तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था और बहुत बड़ा चैलेंज भी था कि मेरे वार्ड का जो परिसीमन था 1 किलोमीटर के एरिया में मेरा वार्ड था। शायद गंगापुर का सबसे बड़ा वार्ड था एरिया वाइज। ठीक है, एरिया वाइज वार्ड लंबा था तो काम भी उसमें अधिक था। निश्चित तौर पे मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ इस समय पर, क्योंकि राजनीतिक समय चल रहा है और शायद उसको सब लोग हर बात को वोटों के नज़रिए से देखते हैं। लेकिन मेरे पूर्व के जितने भी पार्षद बने उन लोगों ने वो काम नहीं किया जो उनका दायित्व था या उनका एक कर्तव्य था। हेड पोस्ट ऑफिस का जो हमारा पीछे का इलाका आता है उसमें एक नाला जाता है, मेरे वार्ड में होके कच्चा नाला जाता है, बहुत बड़ा नाला है और वो बहुत बड़ी समस्या भी है। उसमें कनेक्टिविटी के लिए जो कॉलोनियाँ हैं इर्द गिर्द, उसमें कनेक्टिविटी के लिए पुलिया जो होती है ना वो उसमें उस समय नहीं थी। घर आमने सामने थे लेकिन लोग मिल भी नहीं पाते थे एक दूसरे से। बच्चे स्कूल जाते थे, ट्रैफिक की समस्या थी, गाड़ियाँ नहीं जाती थी, घूम करके आती थी बहुत सारी। तो उन लोगों ने मेरे से वादे किए थे कि साहब हम इलेक्शनों में एमएलए भी आते हैं, एमपीज भी आते हैं, सब इलेक्शन होते हैं और भी पार्षद आए थे। कई लोगों से हम कहते हुए आ रहे हैं कि ये पुलिया अभी तक कोई नहीं बना पाया। और एक वहाँ पर पानी की समस्या थी उस इलाके में। मैंने उनसे प्रॉमिस किया, चुनावी वादा किया कि अगर मैं जीतता हूँ तो निश्चित तौर पे मैं इसके लिए प्रयास करूँगा। मैंने प्रयास किया, ईश्वर की कृपा रही और मेरे जीतने के 1 महीने के अंदर अंदर मैंने वो दोनों समस्याओं का समाधान करवा दिया। यानी पुलियाएं भी बन गई और पानी की समस्या का समाधान भी आपके कार्यकाल में हो गया? निश्चित तौर पर कार्यकाल में मेरे पूरा हो गया और विदिन 1 मंथ हो गया। अच्छा, एक बात मुझे बताइए मुकेश जी, आप मुझे ज्वाइन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और मुकेश जी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। मुकेश सर बहुत लंबे समय से बीजेपी से ज्वाइन कर रखा था, समर्पित कार्यकर्ता आप रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि आपने टिकट किस वार्ड से मांगा था? वार्ड नंबर 17 से मांगा था मैंने टिकट। रिएक्शन क्या रहा? टिकट क्यों नहीं मिला? क्या कारण था? आपको लगता है पार्टियों के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है वो खत्म हो गया? कोई कार्यकर्ता की कोई कदर नहीं है पार्टी में। पैरासूटों को टिकट दिए जाते हैं, पैसे वालों को टिकट दिए जाते हैं। क्षुब्ध होता है मन, कहीं ना कहीं दुखी होता है। दुखी होता है मन, पार्टी का कार्य करने से दुखी होता है फिर मन। अभी क्या माना से आप निर्दलीय लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे? लड़ रहे हैं हम चुनाव। अगर वार्डवासी ने चाहे तो हमारी जीत निश्चित होगी। अच्छा राजेश सर, आप एडवोकेट भी हैं, मुझे ये बताइए क्या जनता अपने अधिकार नहीं समझ पा रही है या पार्टियां जो हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं? दोनों में से एक चीज़ तो है कहीं ना कहीं। देखिए सर, एग्जैक्टली समझना जनता को ही पड़ेगा। आज आप वोटिंग करके 11 तारीख को वोट आप कर देते हो तो आपका दायित्व खत्म कहीं नहीं हो जाता है। जो एक पार्षद के रूप में जो रिप्रेजेंट करता है, पार्षद का जो एक्ट में प्रावधान है, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, लॉ का एक उसमें मेरा लॉ प्रोफेशन भी है, तो एक्ट में पार्षद का कोई अलग से कोई राइट नहीं है।
पार्षद अपने वार्ड को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल अपने वार्ड की वो लोगों की मुखिया है उसका। समस्याओं को अच्छे से प्रशासन के सामने, नगर परिषद के सामने एक अच्छे से उनको रिप्रेजेंट करे, उन समस्याओं को बताए। उसके बाद अगर पार्षद काम का नहीं है, पार्षद अपने प्रॉपर वर्क को कर नहीं रहा है, अपने दायित्वों को नहीं निभा रहा है, तो आम जनता को भी उतने ही अधिकार हैं। आम जनता अपने अधिकारों का लाभ लेकर के, और आम जनता भी अपनी बात को कह सकती है। मैंने पार्षद के रूप में कार्य किया, मुझे जब ये लगा कि मैं एक पार्षद के रूप में प्रशासन पे वो दबाव नहीं बना पा रहा हूँ जो आम जनता की समस्याओं के लिए मुझे करना चाहिए। क्रिएटिविटी के भी काम हमको करने चाहिए, नेगेटिविटी के काम एक अलग चीज़ है कि प्रशासन ये काम नहीं कर रहा तो हम उस पर दबाव बनाए, वो अलग चीज़ है, पर क्रिएटिविटी के भी काम करने चाहिए। तो मैंने एक संगठन तैयार किया, मेरी विचारधाराओं के लोगों को एक संगठन तैयार किया, उसमें अच्छे अच्छे लड़के हैं यूथ में, और करीब 2400-2500 हमारे सदस्य संख्या है इस समय यूथ की। गंगापुर की आवाज़ नाम से जो हमारा संगठन है, उसमें 2400-2500 के आसपास यूथ की संख्या है, और सारे एजुकेटेड लड़के हैं जो विचारधारा के, और उसके बैनर तले भी हमने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। मैं, क्योंकि चुनावी समय है और मैं संगठन को और राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहता, मैं उस संगठन का अध्यक्ष हूँ, पर कहीं पर भी हमने उस संगठन के बारे में कहीं बैनरों पे, कहीं पर भी फेसबुक हमारे उस पर आईडियों पर मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया है कि संगठन का नाम, क्योंकि लोग बाग उससे तुलना ये करने लग जाते हैं कि आपके संगठन आपने बनाया इसलिए कि राजनीति करनी है। मैं संगठन के कार्यक्रमों को या कार्यों को इस वक्त नहीं बताना चाहता आपको कि हमने संगठन के बैनर तले क्या क्या कार्य किए हैं, वो एक अलग विषय है। पर एक पार्षद के रूप में मैं आपसे एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं काम में अपने वार्ड में कितने करा पाया, कितने नहीं करा पाया, वो अलग विषय है, पर मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने काम कराने के लिए अपना संपूर्ण दिया है, बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है, और उस आवाज़ का सीधा सीधा एक प्रमाण है जो गंगापुर की जनता के समक्ष है कि मेरा मकान सरेआम राजनीतिक रंजिश की वजह से 20 लाख रुपए का मेरा बनाया, जो 20-25 साल पुराना मकान था। मेरी किसी भी बड़े राजनेता से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मुझे उनकी ज़मीन में से हिस्सा नहीं लेना, मुझे कुछ उनका अधिकार नहीं लेना, मुझे सिर्फ ये कि जनता के लिए मैं लड़ा और बहुत सारे आंदोलन किए, और उन आंदोलनों का परिणाम सबके सामने भी है। अच्छा मुकेश सर, एक बात मुझे बताइए, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं देखिए एक ब्लाइंड फेथ करते हैं, एक अंधविश्वास करते हैं कि यार इस राजनीतिक दल, ये मेरी आइडियोलॉजी है, मैं इसमें बिलीव करता हूँ। लेकिन जब एक ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता या वो अपनी बातें लोगों तक नहीं पहुँचा पाता, तो यकीनन कहीं ना कहीं वो भरोसा उठता है। बिल्कुल। कोई सी पार्टी हो, आप उस पर अंधविश्वास विश्वास करोगे तो अपना भी भरोसा उठेगा आपका। अच्छा एक चीज़ और राजेश सर, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, और मैं लोगों को भी एक चीज़ बड़े साफ गोई से बता देता हूँ कि 60 वार्डों में, अभी 60 हुए हैं, पहले 45 थे, 45 वार्डों में वाहिद वार्ड नंबर 3 एक ऐसा वार्ड है जिसमें 17 बोरिंग स्वीकृत हुई थी। ये मेरे सुनने में, मेरे सर्वे में आया है। राजेश जी, कितना सही है और कितना गलत है? देखिए सर, वार्ड पार्षद के रूप में जो मेरे कार्य हैं उनमें 16 बोरिंग मैंने सिंगल फेस की। भौतिक सत्यापन आप लोग भी करके आ सकते हो, मेरी जो प्रमाणिक बातें हैं। एक बोरिंग बड़ी जो पोस्ट ऑफिस के पीछे लगी हुई है और जिससे 32 परिवार आज भी 24 आवर पानी पी रहे हैं। उसके अलावा 6 मैंने पुलियाओं का निर्माण मेरे कार्यकाल में कराया, वार्ड नंबर 3 में। वार्ड नंबर 3 में। और जो सारी बोरिंगें हैं उनमें मैन टू मैन, होम टू होम कनेक्शन थे। सारे स्टार्ट भी हैं, कुछ बंद भी, क्योंकि 20 अगस्त को हमारा कार्यकाल पूरा हो गया। उसके बाद मैंने इंटरफेरेंस ठीक नहीं समझा राजनीतिक कारणों से, उसके बाद अभी कुछ बंद हो गए हो, तो वो एक अलग इशू है। बाकी 17 बोरिंगें मैंने वार्ड में 5 वर्ष में 17 बोरिंगें मैंने वार्ड में लगवाई है। मेरे वार्ड में कुल 20 से 21 खम्भों पे पहले रोड के वायर थे, आज 100% खम्भों पे रोड के वायर हैं, LED हैं। इसके अलावा जब मैं पार्षद बना तो 2 सफाई कर्मी मेरे वार्ड में आते थे। चूँकि 1 किलोमीटर का वार्ड है, मैं जानता हूँ प्रॉपर सफाई व्यवस्था आज भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वार्ड है। लेकिन मेरे कार्यकाल से पूर्व 2 सफाई कर्मी मेरे वार्ड में आते थे। जैसे ही मैं पार्षद बना, मैंने अपने प्रयासों से 8 सफाई कर्मी मेरे वार्ड में लगाए। वार्ड पार्षद के रूप में वार्ड पार्षद का काम जो होता है उसमें प्रमुख रूप से साइन ऑथोरिटी का जो होता है,
मूल निवास पे साइन करना, जाति प्रमाण पत्रों पे साइन करना, आय प्रमाण पत्रों पे साइन करना, इस बात के लिए मैंने सुविधा करी। सारे फॉर्मल जो हैं उन पे समय समय पर किसी को भी मेरे पास फ़ोन आते थे तो मैं घर जाके साइन करता था। यदि कोई मेरे घर आता था, मैं नहीं मिलता था, फिर उसका फ़ोन आता था तो मैं खुद जाता था उनके घर पे। इस बार मैंने जो अपने वार्ड पार्षद के रूप में जो दायित्व है उनको पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास किया है। आगामी एजेंडे में भी यदि मैंने जनता का टिकट लिया है और मैं जनता का टिकट लेने पे ही विश्वास करता हूँ। अच्छा, अभी आप निर्दलीय लड़ रहे हैं? निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मेरी पत्नी सुनीता शर्मा मैदान में है और जनता का टिकट लेने पर ही मेरा भरोसा होता है। कांग्रेस से टिकट मांगा था या नहीं मांगा था? मैंने सर किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मांगा। एक्चुअल बात तो ये है, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने मेरे से आगे से बुला के कहा था कि हम आपको टिकट देंगे, लड़ेंगे, मैं इनकी विचार करूंगा, सोचेंगे, इस तरीके की बातें आई थी। क्योंकि वो राजनीतिक अंदर की बातें हैं तो वो ठीक है। बाकी मैं पहले भी जनता का टिकट मांगा था, अभी भी मैंने जनता का टिकट लिया। जब हम मैदान में आए उससे पहले मैंने काफ़ी लोगों से विचार विमर्श किया, बाढ़ में भी जाके मैंने सबका टिकट लिया और जनता ने मुझे टिकट दिया तो मैं खड़ा हो गया। जनता ही निर्णय करती है, जनता जनार्दन होती है साहब। अच्छा, एक बात बताओ मुझे राजेश जी, अभी परिसीमन के बाद आपका वार्ड हो गया 12, ठीक है। अब क्या ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं या क्या ऐसा एजेंडा है जिनको लेकर के आप काम कर रहे हैं कि मुझे आने वाले 5 साल में ये काम करने हैं अपने वार्ड के लिए? देखो सर, अभी गंगापुर में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि L&T कंपनी यहाँ काम कर रही है जी। मेरे हिसाब से L&T कंपनी का एक ब्रांड था। गंगापुर में कार्य प्रारंभ करने से पहले L&T कंपनी का एक इंडिया लेवल पे एक ब्रांड था, लेकिन वो ब्रांड यहाँ आकर के शायद फ्लॉप हो गया, चोर हो गया। किल मिलाकर के अगर एक शब्द इस्तेमाल किया जाए कि L&T कंपनी जो एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी थी वो गंगापुर में आकर के उसने चोरी करना सीख लिया साहब। ये बिल्कुल मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ। क्यों सीखा इसकी तय में भी हम जाएंगे। एक्चुअल में बात यह है कि जो भी टेंडर्स होते हैं वो मैंने बोर्ड मीटिंग्स में भी ये बात समय समय पर उठाई है और बहुत पत्राचार भी किया है साहब। एलईडी के लिए किया है, एलईडी के लिए किया है, L&T कंपनी खिलाफ भी किया है। और वो ये किया है कि जो पब्लिश होने चाहिए, जो टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नगर परिषद कार्यकारी एजेंसी के रूप में कार्य करती है और जो भी टेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, लॉ का प्रोफेशन में हूँ, तो मैं समझता हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट पब्लिश्ड होने चाहिए। बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट पब्लिश क्यों नहीं होते हैं? एलईडी लगती है ना अपनी, ये जो गंगापुर में एलईडी लगी वो बहुत बड़े एक रसूद खार जो व्यक्ति उसके नाम थी, डरते थे उससे सब, और वो उसमें ये है, उसके टेंडर है। मैंने उसकी जानकारी ली, उसके कॉन्ट्रैक्ट लिए। कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ, आज भी आप नगर परिषद से उसकी कॉपी ले सकते हो कि कोई भी L&T ये महंगी क्यों है, ये 12,000 की, 16,000 की या 8,000 की क्यों है। वो इसलिए है कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24 आवर कोई एलईडी बंद होती है तो 24 आवर के बाद 1,000 रुपये पर डे पेनल्टी है उस पर। मैंने अगर वो एलईडी बंद है तो अगर एक दिन भी बंद रह गई तो 1,000 पर डे पेनल्टी उस पर। और मैंने आंदोलन 3 दिन का हमने अनशन किया, आमरण अनशन किया था हमने SDM कोर्ट के सामने उस एलईडी को लेकर। मेरे नेतृत्व में वो अनशन हुआ था, उसमें कई साथी पार्षद और कई लोग भी थे। तो उसमें मैंने 36 लाख रुपए का जुर्माना, आज अखबारों की है, सारी जांच हुई थी, 36 लाख रुपए का मैंने जुर्माना L&T जो इसकी एलईडी की कंपनी थी उस पर 36 लाख रुपए का जुर्माना करवाया। और वो जुर्माने के जो पैसे हैं वो हमारे आपके पैसे हैं। उस कंपनी ने वो जुर्माना भरा और उसका परिणाम ये हुआ कि 36 लाख रुपए हम लोगों के वापस नगर परिषद में आए। अच्छा राजेश जी, मोटा मोटी अगर एक बात देखी जाए, अब इस शहर को आज वर्तमान की स्थिति में आप किस पोजीशन में पाते हैं, किस स्थिति में है ये शहर? L&T कंपनी ने जब से गंगापुर में काम किया है, चंबल परियोजना के जो ये जिस तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा, चारों तरफ मिट्टियां हैं, सड़कें खोद दी। मैं ये कहता हूँ, मैं भी खुद भी झूठे वादे अगर नहीं करूँ, चुनावी समय है तो कोई भी आगे आने वाला पार्षद 20 साल तक भी ये रोडों को प्रिपेयर नहीं करा सकता। ये चैलेंजेबल बात है, अपने कोटे से बिल्कुल नहीं करा सकता, क्योंकि इन्होंने सारी बनी बनाई रोडों को खोद दिया। जबकि उसके टेंडर में इनमें भी क्या लिखा हुआ है कि 300 मीटर के एरिया में लगभग, एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है,
उसी दिन ये खुदेगी, उसी दिन उसमें पाइपलाइन डलेगी, उसी दिन ये रिपेयर होगी। और रिपेयर के भी उसमें कंडीशंस हैं इतने, पर वो कोई भी कंडीशनों का गंगापुर सिटी के अंदर तो कोई पालना नहीं हुई है। जो रोडें इन्होंने भरी वो रोडें वापस से खुद गई है, और वो रोड अब बनवाना किसी भी पार्षद के लिए संभव ही नहीं है। हम प्रयास करेंगे, पर झूठे वादे ये नहीं कर सकते पूरी रोड अप टू डेट मैं करा दूंगा। और जो करेगा वो झूठे वादे करेगा, वो एक अलग इशू है कि पब्लिक उसका क्या रिजल्ट देती है। पर वो झूठे वादे हैं, सड़कों को खोद दिया है, और गंगापुर शहर नहीं होकर के गंगापुर गांव हो गया है आज की डेट में। कुल मिलाकर के ये है साहब कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है, और ये पब्लिक है ये सब जानती है। बस गौर आपको करना पड़ेगा, और गौर इस चीज़ पे करना पड़ेगा कि जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अब बेवकूफ़ बनना छोड़ दीजिए साहब, थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और उन लोगों को चुनिए जिन लोगों को नॉलेज है और जो लोग आपके लिए काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि वादे बड़े बड़े अगर कोई ऐसा करता है ना कि मैं साहब एक दिन में ताजमहल ला करके आपके बाड़ में बना दूंगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ना तुम शाहजहां हो और ना अब मरने के लिए कोई मुमताज़ तैयार है। अगर इस तरह के कोई वादे करता है तो इन वादों में नहीं फंसना। ना सिर्फ राजेश जी वार्ड मेंबर हैं और वो कार्यकाल उन्होंने देखा है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये लॉ के स्टूडेंट रहे, लॉ इनका प्रोफेशन है, और ये उस बात को बहुत बारीकी से समझते हैं कि आखिर गड़बड़ झाला है कहाँ। वही बात आई जो मैंने अपनी शुरुआत में कही थी, लोगों को सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है कि वहाँ 30 लाख मिलते हैं और 40 लाख मिलते हैं, मगर काम करवाना इतना आसान भी नहीं है साहब। जाकर के नगर परिषद में बैठना, योजनाओं की जानकारी लेना और उन योजनाओं की क्रियान्विति करवाना बहुत टेढ़ा काम है। क्यों राजेश जी? बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत टेढ़ा काम है, बहुत टेढ़ा काम। आपने 5 साल का जो संघर्ष किया पता चल गया? बहुत पता चल गया, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हाँ मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहोगे? बहुत कुछ डीपली देखा है, 20 साल से 25 साल से उसकी नुमाइंदगी करते आ रहे हो आप। कुछ नहीं है, सब बेकार है। असली टिकट कौन देती है? असली टिकट जनता ही देती है ना, सब पार्टियों को। कुल मिलाकर के ये है साहब कि बहुत कुछ ऐसे मामले हैं जो अंदर दबे हुए हैं। इनको जगाने का काम अगर कोई रखता है ना और मादा रखता है तो वो जनता रखती है। देखिए कुल मिलाकर के ये है कि अगर पार्टियों के अंदर का लोकतंत्र खत्म हो गया है तो जनता को अपने अंदर का जो लोकतंत्र है ना वो जगाना पड़ेगा। आपको लगता है सर हर रोज़ कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की हत्या होती है? हर रोज़ कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो अपने स्वार्थ के लिए डेमोक्रेसी की हत्या करती है? बिल्कुल करती है, और होना भी ये चाहिए कि ये लोकतंत्र है इंडिया में, और पार्टियां जनता से ऊपर नहीं है। जनता का शासन, लोकतंत्र का एग्जैक्टिव मतलब यही है कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। पार्टियां सेकेंडरी रहनी चाहिए, और जो व्यक्ति है वो प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। अपने वार्ड के लिए, शहर के लिए कौन किस तरीके से कार्य कर सकता है, किसने कार्य किया हुआ है, नगर परिषद में जाके अपने कामों को किस तरीके से वो प्रशासन के समक्ष रख सकता है, ठीक से अपनी बात को। भाई वार्ड पार्षद वार्ड को रिप्रेजेंट करता है, वार्ड के लोगों को रिप्रेजेंट करता है वार्ड पार्षद। तो वार्ड पार्षद अपनी मुस्तैदी से प्रशासन के समक्ष वार्ड की समस्याओं को रख सके। समस्याओं का हल कितना हो पाता है वो आगे की बात है, पर वो रख सके, ये वार्ड पार्षद का सबसे बड़ा दायित्व होता है। अच्छा एक बात और मैं बताऊं दोस्तों आपको, मैंने आज पिछले 1-2 दिन से मैं सर्वे कर रहा था और मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाल करके देखी। पिछले कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो हमारे उस समय गंगापुर सिटी में वार्ड थे 45 वार्डों में से कौन से ऐसे पार्षद थे जो एक्टिव रहे, जो कभी बोले, जिन्होंने मीटिंग में आवाज़ उठाई, जो अपने वार्ड के लिए लड़े? तो आपको बड़ा सुनकर के आश्चर्य होगा कि 5 से 6 नाम आए मेरे पास। 5 से 6 पार्षद ही ऐसे थे जो अपने वार्ड के लिए कभी उन्होंने लड़ाई लड़ी है और जो बोले हैं। मैं आपको उनके नाम बिल्कुल स्पष्ट रूप से गिना सकता हूँ। अपर्णा शर्मा, उन्होंने अपने वार्ड की बातें रखी हैं, अपने मुद्दे रखे हैं। मुमताज़, उन्होंने अपने वार्ड की बातें रखी हैं, मुद्दे रखे हैं। राजेश जैमिनी, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है। इसके अलावा बहुत सारे निर्दलीय भी थे, लेकिन 5 से 6, इससे ज़्यादा आंकड़ा हो ही नहीं रहा। 45 में से यानी कुल मिलाकर के 5 या 6 पार्षद ऐसे थे जिन्होंने अपने वार्ड की आवाज़ वहाँ जाकर के उठाई, वरना सारे जो थे ना वो रोटी राम थे। बिल्कुल क्लियर कहूँगा मैं इस बात को।
उनको सिर्फ वार्ड मेंबर बनना था, जनता ने पता नहीं किस गलती से उनको चुन दिया, जाकर के वार्ड में बैठ गए, पीछे की पीछे सीट जो थी ना कोने की वो जाकर के पकड़ ली। उनको ये भी नहीं पता साहब कि कौन सी योजना कहाँ से शुरू होती है और इसके लिए कितना बजट और कितना पैसा आता है और ये काम कैसे करवाना है। राजेश जी, आप तो पहले भी पार्षद थे, क्या वाकई में ऐसा ही हाल था? आप तो शायद खुल के नहीं कह पाएंगे या कह देंगे? वो नहीं, हमने जो सर्वे किया ना उसमें तो यही है। देखिए, अपर्णा मैम का नाम आया है, मुमताज जी का आया है, संगीता मैम है, उनका नाम सामने आया है, शैलेंद्र जी हैं वार्ड नंबर 36 से, उनका नाम सामने आया है कि साहब इन्होंने समय समय पर मुद्दे उठाए भी हैं, बोले भी हैं, विरोध भी किया है और अपने वार्ड का विकास भी करवाया है। वरना इसके अलावा ज़्यादातर वार्ड पार्षद ऐसे थे जिनको कभी बोलता नहीं देखा गया, जो कभी मीडिया की सुर्खी बनी ही नहीं। ये बिल्कुल सही बात है और इसका एक कारण ये भी है कि जैसे ही हम लोग अपनी बात कहते थे, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाते थे, तो ग्रुपिंग जो नेता लोग थे या जो भी अधिकारी थे नगर परिषद के, वो एक ग्रुपिंग पार्षदों में तैयार कर देते थे कि ये बोलेगा आपको बोलना नहीं है, आपका जो काम है वो हम कर देंगे, या जो भी उनको प्रलोभन दे करके और उस बात को दबा देते थे। तो पार्षदों में एकता नहीं थी, तो जो पार्षद बात कहता था, और देखो बड़ी सीधी सी बात है साहब कि बोर्ड मीटिंगों में बोलना एक कागजी कार्रवाई है। बोर्ड प्रोसीडिंग को कोई प्रॉपरली फॉलो नहीं करता, जबकि बोर्ड प्रोसीडिंग के जो नियम है वो ये है कि जो पहले बोर्ड मीटिंग हुई है तो दूसरी जो बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होती है उसका अनुमोदन उस बोर्ड मीटिंग में पहले होना चाहिए कि जो पहले बोर्ड मीटिंग में हम लोग बोले हैं, मैं आपके इस चैनल पे आज बोल रहा हूँ, इस बोलने का क्या इफेक्ट है, बोला हूँ तो क्या इसका रिएक्शन हुआ है, नेगेटिव हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, जो हमने फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक दिया जाना चाहिए, एक्ट में ऐसा है, पर वो देते नहीं है कोई। जो हम लोग बोलते हैं कि भाई पहले की बोर्ड मीटिंग की बात स्टार्टिंग से करो कि हमने जो पहले बोला उसमें से कितनी समस्याओं का समाधान हो गया और हम बोले तो उसका अब आगे कितनी का होगा। तो सब पार्षद हमारी जो वो तैयार करते थे अधिकारी लोग कि जब ये बोले तो टोक देना, तो 7 पार्षद अरे छोड़ो यार उसमें टाइम बर्बाद क्यों करते हो, आगे बढ़ो टाइम कम है। तो जब तक जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हो सर, देखो जीतना हारना एक राजनीति एक विषय है। लोग बाग जातीय समीकरण लगा रहे हैं, इस वार्ड के इतने वोट है, इनके इतने वोट है, अग्रवालों के इतने, वो ब्राह्मणों के इतने। कोई वोट बैंक नहीं है साहब, जनता का वोट बैंक है, आत्मा का वोट बैंक है। काम पे वोट मिलने चाहिए, मिलते हैं। मेरे वार्ड की जनता से मेरे 10 सवाल होते हैं, मेरे से जनता आती है, आप जैसे जो बाहर से लोग आते हैं आपके वार्ड में, मैंने मुझे पता नहीं है जाति का, और एग्जैक्टली मुझे कोई जाति समीकरण पता नहीं है। मुझे ये पता है कि 1500 वोटर मेरे वार्ड में लगभग हैं और सारी जातियों के सारे समाजों के मेरे वार्ड में लोग रहते हैं, सब मुझे पसंद करते हैं। मैंने कार्य किया, उनके बीच में रहा हूँ। बोर्ड मीटिंग की जो बात चल रही थी जिसमें आप मुझसे पूछना चाहते हो, सीधी बात यह है कि जो वहाँ लड़ेगा, जो अपनी बात को मुस्तैदी से रखेगा, और एक एजुकेटेड लोग भी वार्ड में वहाँ जो बोर्ड मीटिंग है उसमें पहुँचने चाहिए, समझने चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं। अब मैं एक बहुत बड़ी बात आपसे कहने जा रहा हूँ जो शायद किसी भी लॉ के स्टूडेंट को पता नहीं होगी। गंगापुर की जनता में से शायद 2 या 5% लोगों को भी पता हो सकती है, और मुझे भी पता नहीं थी, चाहे मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। एक जयपुर में फ्लैट है हमारा, उसके बाहर एक लड़का तैयारी करता है IAS की। उसने मुझे बताया कि सर पार्षद का रिकॉल हो सकता है। दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, जो अभी राजेश जी बताने वाले हैं। इसका मुझे भी आज ही पता चला है और इसका आपको इस्तेमाल ज़रूर करना है। बताइए राजेश जी। उस लड़के ने मुझे वो IAS में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, IPS उसने ज्वाइन नहीं किया, प्रॉपर IAS की वो तैयारी कर रहा है। तो मेरी जब मैं बैठता हूँ फुर्सत के क्षणों में तो मेरी उसकी डिस्कस होती रहती है कि सर आपको पता है कि पार्षद रिकॉल हो सकता है। मैंने पार्षद रिकॉल हो सकता है, हमें तो इस बात की जानकारी नहीं थी कि पार्षद रिकॉल हो सकता है। वो कैसे होगा कि भोपाल में हुआ है सर, वार्ड की 25% एक वर्ष के बाद, ठीक है, वार्ड की 20 वोटर 25% वोटर यदि एग्जैक्टली लिख के शपथ पत्र के साथ ये पेश कर दे कि इस वार्ड पार्षद को हमने चुना था, लेकिन ये वार्ड पार्षद प्रॉपरली अपने उस वर्क को नहीं कर पा रहा है जिसका भरोसा हम लोगों ने इस पे किया था, तो उसको रिकॉल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और भोपाल में ये रिकॉल पार्षद हुआ है सर। ये एक जानकारी ऐसी है जो आई है। फिर मैंने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया, उसने मुझे ला करके वो लॉ मेरे सामने जब पेश किया, मैंने भैया मुझे व्हाट्सअप करना, उसने मुझे व्हाट्सअप किया वो लॉ। और ये लॉ है कि हम गलत वादे करके, झूठे वादे करके, राजनीतिक पार्टियों के टिकट ला करके
और वोट लेना चाहें आम पब्लिक से, वो कभी नहीं होगा। रिकॉल आप हमको भी करना, अगर मैं मेरे वादों पे खरा नहीं उतरता हूँ तो मैं आपके चैनल्स के मार्फत कहना चाहता हूँ कि मुझे रिकॉल करना आप, और वो नियम मैं बताऊंगा आपको। कुल मिलाकर के यह है साहब कि बहुत बड़ी चाबी अब आपके हाथ में लगने वाली है। यदि आपके वार्ड पार्षद जो आपके पास में इस समय आ रहा है और मान अनुहार कर रहा है अपने वोट के लिए, अगर 1 साल तक वो काम नहीं करता है तो उस वार्ड की 25% वोटर संख्या जो है उसको ये अधिकार है कि वो लिख करके ये दे सकती हैं कि साहब ये जो व्यक्ति है ये हमारे वादों पर खरा नहीं उतरा है और हम इसको अपने पद से हटाना चाहते हैं, तो आप हटा सकते हैं। और ये कानून है, ये लॉ है और ये संविधान ने आपको अधिकार दिया है। क्यों राजेश जी? बिल्कुल, संविधान ने अधिकार दिया। आम जनता के पास वो सारे पावर हैं जो एक पार्षद के पास होते हैं। पार्षद केवल बहुत सारे लोगों को अकेला रिप्रेजेंट करता है, आम जनता भी उसी बात को बोल सकती है, दबंगता से बोल सकती है। एक आम आदमी के पास भी बहुत सारे अधिकार है सर, ऐसा कुछ नहीं है। पार्षद को बना दिया तो पार्षद सब कुछ कर देगा। पार्षद कुछ नहीं, पार्षद बहुत कुछ कर सकता है, करना भी चाहिए अगर मादा हो तो। और बिना पार्षद के रह के भी सर मादा हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। समाज सेवा करने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं होती, भी पद की बस भावना होनी चाहिए आपकी। कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोग थे साहब जिन्होंने घर घर राशन पहुंचाया और घर घर दवाइयां पहुंचाई, किन्होंने किन्हीं के आंसू पहुंचे और किसी ने किसी के दर्द को बांटा। तो इसके लिए भावनाएं जुड़ी होनी ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी नीयत अच्छी है ना तो नीतियाँ अच्छी बनती हैं। अच्छा, वार्ड 60 हो चुके हैं, परिसीमन हो चुका है, सारा खेल जो है ना वो अब बदल चुका है गंगापुर सिटी नगर परिषद का। आपसे बहुत कम शब्दों में मैं जानना चाहूँगा, इस बार वार्ड या बोर्ड किसका बनवा रहे हो, बीजेपी या कांग्रेस या फिर अदर बनेगा सर, जहाँ तक मेरा ख्याल है। श्योर। बीजेपी को कितनी सीटें दे रहे हैं सर? ट्रायंगुलर बनने जा रहा है, जहाँ तक लोगों की, क्योंकि हम फील्ड में घूमते हैं तो लोगों से राय मशवरा, ट्रायंगुलर बनने जा रहा है। लगभग सीटें निर्दलीयों की 20, कांग्रेस की 20 और भाजपा की 20। और वैसे तो जनता जनार्दन है सर, समीकरण अभी स्टार्ट हुए हैं, लास्ट में क्या रहता है वो जनता तय करेगी। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों ने अपने पैरों पर चला करके कुल्हाड़ी मारी है सर। टिकटों को वापस करने की स्थितियां हैं कई वार्डों में। मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो जो टिकट लाए हैं लोग, वो आज अपने आप को चेहरे लटके हुए हैं। निर्दलियों की शायद संख्या इस बार ज्यादा आनी चाहिए। अच्छा मुकेश जी, आपको क्या लगता है क्या रहेगा इस बार समीकरण? बनेगा त्रिकोणीय संघर्ष है, कोई एक तरफा पार्टी का बोर्ड नहीं बनेगा। दोनों पार्टियों ने कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मारी है अपने पैरों। दोनों पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कुल मिलाकर के ये है कि इस शहर का मुस्तकबिल अब जनता के हाथ में है और अब जितनी भी पालियां हैं ना और जितनी भी गेंदें हैं वो जनता के हाथ में। साहब किसको चुनना है और किसको दरकिनार करना है ये जनता के हाथ में है। और पार्षद जो हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने कामों को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बार बार जनता से यही अपील करेंगे कि साहब देखिए ये 5 साल का टाइम जो है ना इसे आप यूं ही ना गंवाएं और अपने वार्ड का जो भी नुमाइंदा आप चुनें बहुत सोच समझ करके चुनें, क्योंकि ये सरपंचाई का या ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव नहीं है, शहर है, बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। तो बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को आप चुनें जो आपका सही तरीके से नेतृत्व कर सके। जो व्यक्ति 5 साल तक आपके फील्ड में नज़र ही नहीं आया, जिसने आपसे कभी कुछ पूछा ही नहीं और फिर अब वो राम राम करते हुए नज़र आ रहा है, तो समझ जाइए साहब कि कहीं ना कहीं उसकी जेब जो है इन सर्दियों में गर्म होने वाली है और वो आपसे कहीं ना कहीं वोट की अपेक्षा रखता है। लेकिन आप भी, अब जनता बहुत जागरूक हो गई वैसे राजेश जी, बहुत अवेयर हो गई है जनता और जनता अपना अच्छा बुरा समझने लगी है मेरे ख्याल से। और उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले समय में गंगापुर की जो दुर्दशा है ना वो अब सुधरेगी साहब। इन 2 सालों में 3 सालों में जो हमने देखा है। अच्छा, ये जो रोड लाइटों का मामला है और जो चौराहों का मामला है, इसकी अंदर की इनसाइड स्टोरी क्या है राजेश जी? आपको तो ज़्यादा पता है। रोड लाइटों का मामला जो है सर, वो एलईडी कंपनी, इसमें एक टेंडर हुआ है जो एलईडी जो है ये टेंडरों पे है और टेंडरों पे है। तो हमने तो सर बहुत संघर्ष कर लिया, अभी भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर वर्क हो नहीं पा रहा है। और ये चौराहों पे जो फवारे चला करते थे उनका क्या? वो फवारों का तो सर, एक फवारा तो वो 3 वार्डों की परिसीमन, उसमें मेरा वार्ड भी आता था। हाँ बिल्कुल, हमारे तो कोई 2 या 4 दिन चले हो तो मुझे उसकी शिकायतें भी मैंने बड़े स्तर पे बहुत की थी। लेकिन इनका बिल तो उठता है। बिल तो सर बहुत चीज़ों का उठता है। अच्छा, सफाई का? अब सारी चीज़ें आप मुझसे ही कुल मिलाकर के ये है साहब कि ये बिलों की बात है ना, ये दिलों में, और ये दिलों की बातें जो है ना ये बैलेट में है।
समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? बिलों की बातें दिलों में हैं और दिलों की बातें बैलेट में हैं, जो 11 दिसंबर को आपको दिखानी है। कुल मिलाकर के बिलों का जो गड़बड़ झाला है इसको भी ख़त्म करना है, और जो गड़बड़ झाला जो चल रहा है ना अंदर ही अंदर इस शहर में, धूल उड़ने लगी है साहब, बिल्कुल धूल उड़ने लगी है। बंदर पकड़ने का भी टेंडर होता है, सुअर और आवारा कुत्ते पकड़ने का भी टेंडर होता है। आपने देखा कभी सुना गंगापुर सिटी में पकड़े गए? राजेश जी के टाइम पे शायद एक बार पकड़े गए थे, मुझे याद है, मीडिया में आई थी वो खबरें। क्यों राजेश जी? मैंने सर आवारा जानवरों के लिए इस गंगापुर में सबसे बड़ा आंदोलन चलाया था। उसमें 2 ट्रक सुअर यहाँ से भर के और वो अदर जगह पे पहुंचा भी दिए थे। मार्केट में जो स्थिति थी, काफ़ी आवारा जो जानवर थे उनको मैंने पकड़वाया, बहुत प्रयास भी मैंने किए इसलिए, लेकिन वही वाली बात है, एकदम साफ होने की स्थिति में भी आगे थे। बहुत बड़ा मैंने प्रेशर दबाव इन पे बना दिया था, पर लास्ट में सारे पार्षद मुझे छोड़ गए और अकेला पा करके मैंने जो वो आंदोलन था वो बीच में स्थगित करना पड़ा, क्योंकि इसमें कई तरह के प्रेशर और ये वो सारा आकर के, लेकिन फिर भी मैंने किया और काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। और मेरे कई आंदोलनों में मुझे सफलता मिली। कई ज़मीनों पे से अतिक्रमण मैंने हटवाए, भूमाफियाओं से आंदोलन मैंने उसका भी 1 दिन का अनशन किया था। काफ़ी मैंने आंदोलन किए, अनशन किए, और कई में सफलता मिली, कहीं में सफलता नहीं भी मिल पाई। लेकिन लोकतंत्र में मैंने एक पार्षद के रूप में पूर्ण ईमानदारी से अपनी बात को प्रशासन के समक्ष पूर्ण मजबूती से रखा है। और आगामी मैं अपनी वार्ड की जनता से एक ही वादा कर सकता हूँ, मैं आपकी आवाज़ को, आपकी बात को, आपकी जन समस्याओं को पूर्ण मुस्तैदी से और पूर्ण ईमानदारी से प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखूँगा। कुल मिलाकर के ये है कि ये थे वार्ड नंबर 12 से राजेश जी और इनकी धर्मपत्नी सुनीता जी। वो अब चुनावी मैदान में, महिला सीट है शायद वहाँ पर, महिला सीट है ना, और महिला सीट है और उस वजह से वो लड़ रही हैं चुनाव। लेकिन कुल मिलाकर के है कि पहले भी आपकी आवाज़ बने थे राजेश जी, और अब आइंदा भी वही उनका मादा है कि साहब मैं ज़्यादा बड़े वादे नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूरी अपने दिल में ये मैंने धारणा की है कि मैं अपने वार्ड के लिए जितना कर सकूँ उतना कम है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करूँगा कि अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बना पाऊँ। मुकेश जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, टिकट मांगा था मगर टिकट नहीं मिला, निराश जरूर हैं और कहीं ना कहीं एक मन में दुखी है, पीड़ा ज़रूर है कि आखिर उस पार्टी ने, जिस पार्टी की मैंने सेवा की इतने सालों से, उसने मुझे दरकिनार क्यों कर दिया। कहाँ गए आपके सर्वे और कहाँ गए आपके वो वादे जिनमें आपने ये कहा था कि साहब हमने सर्वे करवाए थे और लोगों ने किन का नाम दिया। ये सर्वे सब रखे रह गए और निर्दलीय जो है ना साहब, अब उनका बोलबाला है। और कुल मिलाकर के ये है कि असली जो टिकट है वो तो जनता देगी 11 दिसंबर को। 3 दिसंबर को नाम वापसी की डेट है, 4 दिसंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। कौन मैदान में रहता है और कौन करता है मैदान से विड्रॉ, ये देखना पड़ेगा, भविष्य के घर में छुपा है। लेकिन आप दोनों ने अपना जो टाइम हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते लोगों से क्या कहना चाहेंगे वो मुझे बता दीजिए। गंगापुर की जनता पहले तो एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जी न्यूज़ पोर्टल आप लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं? क्योंकि मुझे तो यही एक मौका मिलता है अपने चैनल का प्रमोशन करने का साहब। तो जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं या नहीं देखते हैं? क्या कुछ हमसे शिकायतें हैं और क्या कुछ आपके सुझाव हैं? देखते हैं सर, आप अनछुए पहलू में अच्छी बातें अच्छे लोगों से करवाते हैं, दिन भर की अपडेट हमको देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। लोकल स्तर पे आपका चैनल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लोगों की बातें रखने का एक सशक्त माध्यम आपने दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं कहना आगामी चुनावों को लेकर, ना सिर्फ अपने वार्ड की बल्कि पूरे गंगापुर शहर की। देखिए सर, सीधी बात यह है कि ये होने जा रहा है वार्ड पार्षद का इलेक्शन। वार्ड पार्षद को बहुत सीमित दायरे में अधिकार हैं। कोई वार्ड पार्षद का प्रत्याशी यदि आपसे झूठे वादे करता है कि मैं ये करा दूंगा और वो करा दूंगा और ये वो, सब फालतू की बातें हैं। एक वादा प्रत्येक प्रत्याशी को अपने वार्ड की जनता से ईमानदारी से करना चाहिए कि मैं अपनी ओर से प्रशासन के समक्ष, नगर परिषद के समक्ष, और कई तरह की समस्याएं जो शहर में अपने वार्ड में होती है, उस आवाज़ को पूर्ण ईमानदारी से, बिना किसी अपने हित अहित को देखते हुए, पूर्ण ईमानदारी से अपने वार्ड की समस्या को प्रशासन के समक्ष रखें, उस पर दबाव बनाए और अपने वार्ड के हित में कार्य करवाए। और अगर नहीं करता तो 1 साल बाद? नहीं करता तो 1 साल बाद वार्ड की जनता को वो राइट है, आपके चैनल से बार बार उसको अपडेट करते रहें और जनता को याद दिलाते रहें कि आपके वार्ड पार्षद को आप रिकॉल कर सकते हो, हटा सकते हो, बिल्कुल हटा सकते हो। मुकेश सर, आप भी निर्दलीय मैदान में हैं? हाँ जी सर। क्या कहना चाहोगे? जनता
वार्ड नंबर कौन सा है आपका? वार्ड नंबर 17 है ना हमारा। आपके वार्ड नंबर 17 में तो बड़ी एक अब चीज़ और सुनने में आई कि वहाँ जो कैंडिडेट है बीजेपी के वो पैराशूट हैं। पैरासूट कैंडिडेट है, दोनों भाइयों को टिकट दिया है दोनों पार्टियों ने। नमन नारायण मीणा, हरीश मीणा को हमारी पार्टी ने दोनों भाइयों को टिकट दिया है। नहीं, ये बात जो केमिकल लोचा है मेरे समझ में नहीं आया, क्लियर बताइए मुझे। वार्ड नंबर 17 वार्ड नंबर 17 बीजेपी ने किसको दिया है? बीजेपी ने दिया है गिरिराज प्रसाद रोसी वाले को और कांग्रेस ने दिया हरि प्रसाद रोसी वाले को। मतलब वो दोनों रिश्तेदार हैं क्या? दोनों भाई हैं, कजिन। अच्छा, तो फिर लड़ाई भाइयों की है? भाइयों की लड़ाई है वार्ड नंबर 17 में। वार्ड नंबर 17 में है ना दिलचस्प आंकड़े। अभी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। बसपा भी है मैदान में, ऐसे मत भूलना आप। मैं बसपा वालों को भी लूंगा नंबर पे यहाँ पे। तो अब क्या समीकरण बन रहा है आपके वार्ड दोनों का? कैंडिडेटों को जानती नहीं है बिल्कुल। तो कहाँ रहते हैं वो लोग? वो वार्ड के बाहर रहते हैं बिल्कुल। दोनों ही वार्ड नंबर 17 के बाशिंदे नहीं, नहीं है? एक बीजेपी वाला वार्ड नंबर 17 का वासी नहीं है, वो तो है कांग्रेस वाला। तो फिर अब जनता करेगी उसका निर्णय, कौन बाहर करते हैं कौन अंदर करता है। कुल मिलाकर के ये है कि अपनी छतरी तुमको दे दें कभी जो बरसे पानी, और कभी नए पैकेट में बेचें तुमको चीज़ पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये फलसफा है हमारे हिंदुस्तान का। पर ठीक है, आंतरिक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये चलता रहेगा। अगर पार्टियों ने अपना आंतरिक लोकतंत्र खो दिया तो जनता अब उनको सबक ज़रूर सिखाएगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, और हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। और सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि आप दोनों ही युवाओं का नेतृत्व करते हैं, तो युवाओं को जागरूक करें और ये शहर जो है ना, ये फिर से सजे संवरे और खूबसूरत बने, ये हमारी भी उम्मीद है। और उम्मीद करता हूँ आप सबकी भी यही दुआएं होंगी। थैंक यू सर, हमारे सबके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आज के अनछुए पहलू का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था जब मैंने इन लोगों से आपकी मुलाकात करवाई। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की खबरों की तरफ। क्या कुछ अपडेट रही गंगापुर सिटी की? आइए अब गंगापुर सिटी की तरफ चलते हैं। आज सुबह सुबह पुलिस के एक आला अधिकारी से मेरी बात हुई। मेरे पास एक खबर आई कि पिछले 1 महीनों में या 2 महीनों में गंगापुर सिटी में कुछ गोलीकांड हुए, और उन गोली कांडों में जो मुख्य आरोपी था उसको देर रात पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। मैंने इस खबर की जब पुष्टि की तो पुलिस के आला अधिकारी ने मुझे कहा कि बिल्कुल आपके पास खबर बिल्कुल सही है, हमने उस आरोपी को पकड़ लिया है। सवाई माधोपुर ज़िले की पुलिस इन दिनों बहुत मुस्तैद है साहब, और कुल मिलाकर के बहुत तेज़ी से काम कर रही है। लेकिन उन पुलिस के जो आला अधिकारी थे उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अभी सीक्रेट रखना चाहते हैं, तो आप इन्हें हाईलाइट ना करें। बहुत जल्दी हम बहुत सारे और भी जो अपराधी हैं जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, बंदूक के दम पर, हथियारों के दम पर लोगों को डराते और धमकाते हैं और कई मामलों में वांछित चल रहे हैं, इन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और सलाखों के पीछे डाला जाएगा। गंगापुर सिटी पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीणा पूरी तरह फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मेरी बहुत देर तक उनसे बात हुई और उन्होंने ये कहा कि 30 दिसंबर तक या तो गंगापुर सिटी और उसके आसपास के जितने भी अपराधी हैं वो अपने आप को सरेंडर कर दें, और अगर वो नहीं कर पाए ऐसा तो फिर कहीं ना कहीं पुलिस का वो रुतबा उनको नज़र आएगा जो शायद अब से पहले ज़िले में कभी नज़र नहीं आया। कुल मिलाकर के ये है कि ऐसे अपराधी जो लगातार समाज के नाम पर धब्बा और कलंक बनते जा रहे हैं, उनको अब गंगापुर सिटी पुलिस बख्शने के मूड में नहीं है। लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस उपाधीक्षक महोदय ने यह भी कहा कि पीलौदा है, वजीरपुर है, ये वो थाना क्षेत्र है जिनमें सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, और इन आपराधिक क्षेत्रों में जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल हैं इनकी पूरी हिस्ट्री हमने खंगाल ली है, पूरी लिस्ट बना ली है, और अब इनका पीछा करना हमने शुरू कर दिया है। या तो ये अपराधी खुद सरेंडर कर दें, वरना इनको हम अपने हिसाब से फिर ट्रीट करेंगे। तो पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीणा पूरी तरह फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, और अपने आप से उन्होंने ये वादा किया है कि अगर मैंने गंगापुर सिटी को अपराध मुक्त नहीं किया तो मेरे इतने साल का जो कैरियर है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए धब्बा साबित होगा। यानी हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, उनकी पूरी टीम, और गंगापुर सिटी पुलिस अधीक्षक कालूराम मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी शर्मा और उनकी पूरी पुलिस टीम को, जो लगातार मुस्तैदी से इस काम को कर रही हैं और लगातार धरपकड़ जारी है। आपको याद होगा कल वजीरपुर में भी एक इसी तरह की कार्रवाई का अंजाम दिया गया था, और आज देर रात
यानी कल देर रात एक शादी समारोह में एक शातिर अपराधी था जो वांछित था। लगातार पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी और कल उसको भी धर पकड़ा। इस अभियान को भी अंजाम दिया गया जो पुलिस उपाधीक्षक हैं कालूराम मीणा, उनके नेतृत्व में। लेकिन उन्होंने आज हमसे कहा कि नहीं, अभी इसको सीक्रेट रखना, हम ज़्यादा कुछ इस बारे में आपको डिटेल नहीं बताएंगे। कौन सा अपराध था, किस मामले में था, कौन वो अपराधी था, इसको हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ये कुछ प्रोटोकॉल है। लेकिन अगर पुलिस मुस्तैदी से कोई काम करती है तो हम दिल से उनको सैल्यूट करते हैं। ये काम लगातार जारी रहने चाहिए। तो ये तमाम आज की खबरें थी और इसके अलावा बौली से भी खबरें आई थी और वजीरपुर से भी महेंद्र जी ने हमारे पास में खबरें भेजी थी। तो लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। थोड़ा सा इन दिनों क्या है कि चुनावी चर्चाएं ज़्यादा हुआ करेंगी क्योंकि हमको अपने शहर का इस्तकबाल भी चुनना है, मुकम्मल भी चुनना है और वो बहुत ज़रूरी है। जनता को जागरूक करना, अपने वोट का सही सोच समझ करके इस्तेमाल करें, जागरूक रहें और हमेशा सक्रिय रहें। और अपराधों की कोई भी बात है, कोई भी खबर आपके पास है, आपके आसपास कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर घटती है तो मैं एक निवेदन आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। पुलिस के छोटे अधिकारियों पर अगर आपका भरोसा नहीं है तो पुलिस के आला अधिकारियों को आप ज़रूर ऐसी खबरें भेजिए, वो डेफिनेटली आपके साथ मिलकर के काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और फॉलो करें हमारे इस पेज को और लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।